वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहाँ तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियाँ पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाज़ों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान घुमातू ब्रिटानी व्यापारी राल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्रा करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। इसी समय 200 अंग्रेज अपनी कंपनी बनाते हैं जिसका नाम ईस्ट इंडिया रखा जाता है। अब यदि भारत की बात करें तो अकबर मर जाता है और जहांगीर को बादशाह बना दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य भारत आ पहुँचते हैं। वो चाहते थे कि वे भारत में व्यापार कर सकें, इसलिए उन्हें मुग़ल बादशाह की इजाज़त चाहिए थी। उस समय मुग़ल बादशाह जहांगीर थे। जहांगीर साहब मना कर देते हैं। इसके पीछे कारण डच और पुर्तगालियों का दबाव था। उसके बाद फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के पास जाती है। अब की बार राजा को बहुमूल्य उपहार भेंट करती है, जिसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। अब जहांगीर भी मान जाते हैं। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह और खरीदने तथा बेचने के लिए जगहों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, पटना जैसी आदि जगहों पर अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया की इन फैक्ट्रियों के कारण लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लग गए थे। अंग्रेज अपने व्यापार के फैलने के कारण लालच करने लगते हैं और अब वो चाहते थे सारी पावर उनके हाथों में आ जाए। इसलिए वे 1686 में मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। इसी हार के कारण अंग्रेज और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। इस युद्ध के हारने के बाद वे औरंगजेब से माफ़ी मांगते हैं। उन्हें माफ़ कर दिया जाता है और इसी माफ़ी के कारण मुग़ल साम्राज्य का खात्मा होता है। अब अंग्रेज़ों को लगता है कि जंग लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। वे नई रणनीति बनाते हैं, यानी फूट डालो और राज करो। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। इसके बाद मुग़ल आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसकी वजह थी गद्दी पर कौन बैठे। इसी बीच अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है, क्योंकि अब कमज़ोर शासक बादशाह बन जाता है। 1707 में मुग़ल बादशाह एक बड़ी गलती कर बैठता है। इसमें कुछ एनुअल फीस में पूरे साल भर लगान या बिना कर चुकाए व्यापार करने का आदेश दे देता है। इसी बीच पारसी का राजा भारत पर अचानक हमला कर देता है। अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराज उदौला को अपने तख्त से हटाने के लिए युद्ध शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये लड़ाई अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने डिवाइड रूल का यूज़ किया, जिसमें वे हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने लगे। इस युद्ध को जीतने के बाद वे सिराज उदौला के सेनापति, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, उसे नवाब बना देते हैं। वह अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गया था। 1764 के बक्सर युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय को हरा देते हैं। इसके बाद अंग्रेज अलग अलग रियासतों पर कब्जा कर लेते हैं। 1857 में मुग़ल वंश के लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज जेल में बंद कर देते हैं और उनके बेटों को मार देते हैं। इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।